नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ अच्छे होंगे। अच्छे से आपका रिवीजन चल रहा होगा, पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। प्लीज़ आप सभी एक बार लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। लास्ट क्लास में मैंने जहां छोड़ा था बच्चा, वहीं से मैं क्लास को स्टार्ट करूंगी। आप सभी बिना देरी किए जल्दी से एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएं ताकि फिर उसके बाद में हमारे जो क्लासेस हैं वो हम कंटिन्यू कर सके। मैम आपकी डेमो के बाद में क्लास नहीं आई है एप्लीकेशन पर। चलिए इसका भी जवाब बेटा मैं आपको दे देती हूँ कि आपकी डेमो के बाद में एप्लीकेशन पर क्लासेस क्यों नहीं आई है, क्योंकि उसका रीजन है मेरी तबीयत। आपको अजीत सर ने भी क्लास में शायद इन्फॉर्म किया हो कि मेरी तबीयत खराब थी, जिस वजह से प्यारे बच्चे मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रही थी। मेरी तबीयत अभी भी खराब ही, मतलब बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। आपको लग रहा होगा आवाज़ से और जो गले से, मतलब कि चीज़ें जो हैं थोड़ी आपको आज दिक्कत हो सकती है मेरी खांसी से, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे खांसी आ रही है ना। कोशिश करूंगी कि थोड़ा धीरे बोलूं ताकि खांसी ना आए, है ना। बाकी आपको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पढ़ने के लिए ये ध्यान रखना है कि वहीं से स्टार्ट करूंगी जहां से मैंने छोड़ा था आपका डेमो क्लास में। बच्चा तब से एप्लीकेशन पे कोई क्लास नहीं हुई है ना, इसीलिए आपकी क्लासेस एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी नहीं है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर था। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने जैसे मेरी डेमो क्लासेस देखी थी तो आपने देखा था कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कैबिनेट मिशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बच्चा? मैंने कैबिनेट मिशन पढ़ाया था, और कैबिनेट मिशन के साथ मैंने आपको दो उद्देश्य बताए थे। एक मैं आपको बता रही थी संविधान सभा का निर्माण, ठीक है, इसका उद्देश्य था, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और दूसरा मैंने बताया था अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है, यानी फॉर्म्ड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। प्यारे बच्चे, अंतरिम सरकार का गठन, जिसमें मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान है कि मैंने यहाँ पे ये कैबिनेट मिशन के उद्देश्य बताते हुए मैंने एक प्यारी सी हेडिंग आपको डलवाई थी अंतरिम सरकार की, ठीक है, अंतरिम सरकार की डलवाई थी बेटा। और अंतरिम सरकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मैम इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, अंतरिम सरकार कहते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार, मैंने बताया था कि अगर कहीं भी ये वर्ड लिखा होता है तो इसका मतलब होता है अस्थाई। इसका मतलब होता है बच्चा कि वो टेम्पररी है। मतलब ये सरकार केवल तभी तक काम करने वाली थी जब तक भारत में कोई स्थायी सरकार नहीं बनती। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये मैंने बच्चे आपको बताया था कि ये अंतरिम सरकार का मतलब है कि इंटरिम वर्ड अगर कहीं भी लग रहा है, ये शब्द अगर कहीं भी लग रहा है तो वो चीज स्थायी नहीं है बल्कि वो परमानेंट है ना। ये मैंने आपको बताया था बच्चा। बैकग्राउंड सही नहीं है। ये बैकग्राउंड मैंने वाइट पता है क्यों रखा है कि अगर आपको आगे चलकर बोर्ड पीडीएफ को निकलवाना हो तो आप निकलवा सकते हैं। अगर मैं क्लासेस ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी तो फिर आप बोर्ड पीडीएफ को प्रिंट आउट नहीं करवा सकते। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि भाई आपको बोर्ड पीडीएफ निकलवानी है तो आप इस बोर्ड पे पढ़ें या ब्लैक बोर्ड पे पढ़ें। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी भी बोर्ड पे पढ़ाने में कंफर्टेबल हूं। ये आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है। अजीत सर की क्लास आज नहीं होगी, आज अजीत सर की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। तो व्हाइट कलर अगर आपका रहेगा तो आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हो। बाद में बच्चा बहुत परेशान होता है कि मैम हमें जो है प्रिंट नहीं निकल पा रहे हैं, ब्लैक चाहिए, ठीक है मैं ब्लैक कर देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप खुश हैं ऐसे ही हम खुश हैं, ठीक है। अब ये दिखेगा नहीं क्योंकि भाई
ये वाइट पे लिखा हुआ है, तो इसको हटाती हूं मैं। ये तो वैसे भी रिवीजन ही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको क्या बता रही थी, अंतरिम सरकार बता रही थी, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट बता रही थी। अब मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स भी आपसे डिस्कस कर लिए थे, और वो पॉइंट्स कौन से थे बच्चा, तो मैंने आपको बताया है कि एक पॉइंट था कि भाई जो अंतरिम सरकार है इसको बनाने के लिए आपकी आईएनसी यानी क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों को यहां पे मिलके क्या बनाना था, एक पार्टी बनानी, मतलब एक सरकार बनानी थी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि कैबिनेट मिशन में भी मुस्लिम लीग के लिए पाकिस्तान की डिमांड को पूरा नहीं किया गया था। तो उसने कहा कि जब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं इस सरकार में शामिल नहीं होंगी। तो यहाँ पे जब अंतरिम सरकार का गठन करना था बच्चे, तो अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए क्या किया गया था, आमंत्रित किया गया था। आमंत्रित किया गया था, आप कहेंगे कि मैम इनवाइट किया गया था, जल्दी बताओ किसको किया गया था और आमंत्रित किसने किया था, ये आप बताएंगे, क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। जो बता चुकी हूं वो मैं आपसे पूछूंगी, आमंत्रित किसे किया गया और किसने किया। दूसरा, अंतिम सरकार की घोषणा कब हुई थी, अनाउंसमेंट कब हुई थी कि भाई अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, ये अनाउंसमेंट कब की गई थी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, ये फॉर्म्ड कब हुई थी बच्चे, ये भी मैंने आपको बता दिया था। इसके अध्यक्ष कौन बने थे, ये भी बता दिया गया था। तो जो बच्चों ने रिवीजन किया होगा वो सारे बच्चे इसका आंसर कर देंगे, और जिन्होंने नहीं किया होगा भाई फिर तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने रिवीजन ही नहीं किया। फिर मैंने आपको बता दिया था कि उपाध्यक्ष कौन था या उपसभापति कौन था, ठीक है, उपाध्यक्ष कहें बेटा या उपसभापति कहें, सभापति कहें या आप जो है अध्यक्ष कहें, एक ही बात है। इंग्लिश लिखेगा वाइस चेयरमैन, ठीक, आपको बता दिया था। और मैंने इसमें आपको बताई थी अभी सदस्यों की संख्या, कि भाई जब ये गठित हुई थी तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स। अब कितने बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं देख लेते हैं। देखिए सारे बच्चे आंसर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि मैम इनवाइट किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, क्योंकि मुस्लिम लीग तो मना कर चुकी है तो इनको इनवाइट कर लिया, ठीक है, इन्हें इनवाइट हो गए। किसने किया था, तो मैम वेवेल ने किया था, ठीक है, वेवेल ने किया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अनाउंसमेंट कब की गई थी, तो मैम 24 अगस्त 1946 को की गई थी। इनवाइट कब किया गया था, 1 अगस्त 1946 को किया गया था। यही डेट्स थी, ये सारी डेट मैंने आपको बताई थी कि 24 अगस्त को यहाँ इनविटेशन दिया गया था, 1 अगस्त को अनाउंसमेंट, 1 अगस्त को इनविटेशन, 24 अगस्त को अनाउंसमेंट, और गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 में। चेयरमैन मैम बेबेल बना था, है ना, और वाइस चेयरमैन आपने बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे मैम। और आपको बताया था इस समय इसमें सदस्यों की संख्या थी 13। ये बच्चे मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये मैंने आपको प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब यहां तक मैंने बताया। अब प्यारे बच्चों क्या हुआ कि जो वेवेल है, वेवेल ने हार नहीं मानी, क्योंकि बेबेल से कहा गया था कि भाई कोशिश करो कि मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो, मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो जाए। तो बेबेल लगातार मुस्लिम लीग से लगातार यहां पर बात करते रहे,
अब मुस्लिम लीग ने भी ये बात सोची कि भाई कौन सा सरकार से बाहर रहकर मेरी बात मानी जा रही है, तो क्यों ना मैं सरकार में ही घुस जाऊं, क्यों ना मैं इस सरकार में हिस्सा ले लूं और यहां जाकर मैं कांग्रेस को परेशान करूं और अपनी बात मनवाऊं। तो मुस्लिम लीग ने सोचा कि भाई मेरी बात तो वैसे भी ये नहीं सुन रहे, ये तो वैसे भी नहीं सुन रहे, तो हम भैया क्यों इनकी बात माने। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर नहीं भी सुन रहे हैं तो एक तरीका है कि अगर हम इस सरकार में घुस जाते हैं और इतना इन लोगों को परेशान कर देते हैं कि इन्हें हमारी बात माननी ही पड़े। तो इस सोच के साथ आप देखेंगे, अब मैं लाइन अगली वाली क्या लिखने वाली हूं, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा यहां क्या लिख रही हूं मैं। वेवेल के लगातार प्रयास, प्रयास मतलब एफर्ट, से मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। यानी कि इसकी डेट आप याद रखेंगे 26 अक्टूबर 1946। इस दिन मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुई। अब बेटा जब मुस्लिम लीग शामिल हुई है तो जाहिर सी बात है कि भाई यहां पर इसके सदस्य भी आए होंगे। तो इसमें अब सबसे पहले क्या किया जाएगा, ये किया जाएगा कि जब मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुई है तो अभी कितने सदस्य हैं मैम, 13। 13 में से बेटा 3 आपको करने होंगे माइनस, तो कितने बचेंगे, 10। मैम 3 को क्यों हटाया, क्योंकि अधिकतम सदस्यों की संख्या 15 रहेगी इस सरकार के अंदर। तो इसमें अभी तक आपके एक वेवेल था और बाकी सब आईएनसी के सदस्य थे वेवेल को छोड़कर। तो बोला कि भाई 3 सदस्यों को कम करना पड़ेगा। तो अब वो 3 सदस्य, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में खुजली जरूर मचेगी कि वो 3 सदस्य कौन थे जिनको हटाया। तो सैयद अली जहर, लिखिएगा एक नाम, सैयद अली जहीर। एक तो इनको हटाया गया था, ठीक है, एक तो ये थे जिनको यहां से हटाया गया, यानी 3 सदस्यों को रिमूव किया जाएगा यहां पे। एक थे आपके शरत चंद्र बोस, इनको बोला गया कि भैया आपको हटना पड़ेगा। और एक और थे सरसफात अहमद खां, इनको क्या किया गया बच्चा, इन तीनों को हटाया, इन तीनों को सरकार से रिमूव किया गया। तो अब कितने सदस्य बचे हमारे पास, तो मैम अब हमारे पास जो सदस्य बचे हैं वो बचे हैं 10, और इसमें +5 किसके आएंगे, 5 अब ऐड होंगे मुस्लिम लीग के, मुस्लिम लीग। तो अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कुल सदस्यों की संख्या। कुल सदस्यों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी आ जाते हैं। कुल सदस्यों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, कहां पर, इन इंटरिम गवर्नमेंट, तो आंसर करना 15। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि मैम जो आपकी अंतरिम सरकार बिना मुस्लिम लीग के गठित हुई थी, बाद में उसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुई, और जब वो शामिल हुई
तो उसके भी सदस्य आने थे। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा सदस्य रह सकते थे 15, और मुस्लिम लीग के कम से कम 5 सदस्य लेने थे, और हमारे पास 13 पहले से थे, तो हमें 3 को हटाना पड़ा। और वो 3 कौन कौन थे? सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस, सर सफात अहमद खां। इनको हटाने के बाद हमने 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया, और हमारे कुल सदस्यों की संख्या इस अंतरिम सरकार में 15 हो गई। बच्चा बोल रहा है जब इन 3 को हटाया गया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। जी नहीं, ये कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था कि ऐसा करना जरूरी है। जब किसी अच्छे काम के लिए चीजें की जाती हैं तो इंसान सहमति देता है। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको ये बता दूं बच्चा कि जो ये अंतरिम सरकार है, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि इस अंतरिम सरकार का अंत कब हुआ। अंतरिम सरकार जो बनी थी बच्चे, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी आपकी, पूछा जाएगा कि ये समाप्त कब हुई थी। कौन कौन बच्चा मुझे बता सकता है ये एंड कब हो गई थी? जल्दी से बताइए। और बेटा ये सरकार वैसे भी चलने वाली नहीं थी। क्यों नहीं चलने वाली थी? कि अगर मैं तुमसे बोलने लगूं कि भैया अगर मैं आज के समय तुमसे पूछूं कि एक तरफ कांग्रेस और एक बीजेपी, इन दोनों को मिलाकर एक सरकार बना दें, तो क्या ये सरकार चलेगी? आप कहोगे मैम बिल्कुल नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी मैम? क्यों नहीं चलेगी? चल भी सकती है। नहीं चलेगी क्योंकि कांग्रेस के उद्देश्य अलग हैं और बीजेपी के उद्देश्य अलग हैं। जब उद्देश्य अलग होते हैं, जब विचार अलग होते हैं बेटा, जब विचार घर में नहीं मिलते तो माँ बाप से झगड़े होते हैं, भाई बहनों से झगड़े होते हैं, भाई भाई आपस में बट जाते हैं। तो फिर ये तो सरकारें हैं। तो जब इनके विचारों में भेदभाव है, इनके विचारों में अलग चीजें हैं, इनके विचारों के, इनके एजेंडे, इनके उद्देश्य सब कुछ अलग है, तो ऐसी सरकार कभी चल ही नहीं सकती। इसीलिए ये सरकार 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन आपका देश आजाद हुआ, उस दिन ये समाप्त हो गई। और समाप्त हुई क्योंकि भैया मुस्लिम लीग जो चाहती थी वो उसने करके ही माना। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे मैम? अगर क्वेश्चन आएगा कि अंतिम सरकार में, अगर क्वेश्चन आएगा कि अंतिम सरकार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 15 ही आंसर करना है। वो गठन के समय है 13, 15 ही आपको आंसर करना है। नोट्स कैसे बनाए बेटा? सबको सीक्वेंस में लिखा है, कुछ भी इधर उधर नहीं है। अब भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि नोट्स कैसे बनाए, जो मैं लिख रही हूं उसको लिखिए। अगर कोई लेक्चर में मैं बात बोल रही हूं आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो उसको नोट कीजिए, और मैं आपके नोट्स पे स्टार बनाकर दे रही हूं एंड में। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को सरकार समाप्त हो गई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, तो उसने अपनी बात मनवा ली। अब क्योंकि भैया ये सरकार खत्म हुई, तो अंबेडकर जी ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है। देखिए अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं। अंबेडकर साहब कह रहे हैं, देखिए सुनिए यहां पर। अंबेडकर साहब ने कहा यह एक देश की सरकार है। ठीक है, क्या बोला उन्होंने? यह एक देश की सरकार है। अभी इंग्लिश में भी लिखूंगी, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। यह एक देश की सरकार है, ठीक है, जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। क्या बोला? जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, एक मुस्लिम लीग और एक कांग्रेस। तो ऐसी सरकार तो वैसे भी नहीं चल सकती, ऐसी सरकार तो चल ही नहीं सकती। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दिस इज द this is the government of one country, which is being run ठीक है,
which is being run by two nations, by two nations। तो ये अंबेडकर जी का स्टेटमेंट और ये बेटा आपकी इंटरिम गवर्नमेंट। अब आपका बात करेंगे हम दूसरे उद्देश्य पर। निखिल बेटा यहां से वॉइस ओके है, आपकी तरफ से चेक कीजिए एक बार, क्योंकि अगर यहां से दिक्कत होती ना तो फिर किसी को भी आवाज नहीं आती बेटा। मैम ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तभी आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आपने कैसे तय कर दिया बिना क्वेश्चन को देखे हुए कि यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। आप ऐसे तय मत करिए, क्वेश्चन को देखिए। अब आप हेडिंग क्या डालेंगे, संविधान सभा का निर्माण। हमारा दूसरा उद्देश्य, कैबिनेट मिशन क्या करेगा, तो लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा। अब कैबिनेट मिशन से पूछा गया कि बताओ भैया कैसे बनेगी संविधान सभा। अब बताओ कैसे बनाए संविधान सभा को। तो आपसे यहां पर जब संविधान सभा की बात होगी तो संविधान सभा में कैबिनेट मिशन ने कहा कि हमें संविधान सभा बनाने के लिए करने होंगे निर्वाचन, हम करवाएंगे इलेक्शन। अब बोला गया कि भैया कैसे इलेक्शन होंगे, डायरेक्ट होंगे कि इनडायरेक्ट होंगे। तो ये बोला कैबिनेट मिशन कि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। कैसे इलेक्शंस होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। बेटा मैंने कुल सदस्य लिखवाए हैं, करमवीर जी नवीन भैया ने 14 मेंबर बताए हैं, बिल्कुल सही बताए हैं। तो आपने 15 क्यों बताए हैं, क्योंकि मैंने कुल बताए हैं। आप समझ ही नहीं रहे हैं कि 14 क्यों वहां बताए गए हैं। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, शायद आप उसको नोटिस किए बिना इस कमेंट को कर रहे हैं। कुल सदस्य टोटल नंबर, टोटल का मतलब है जितने होते हैं, और अगर इसमें ऐसे लिखूंगी तो मैं लिखूंगी केवल सदस्य, फिर मैं कुल सदस्य नहीं लिखूंगी, मैं 14 सदस्य लिखूंगी, क्योंकि एक तो बेटा चेयरमैन है ना, एक तो अध्यक्ष है ना। है ना, तो एक इसलिए लिखवाए नवीन सर ने 14 और मैंने लिखवाए हैं 15, तो कुल है ना 15, एक अध्यक्ष और 14 अन्य सदस्य। आप इसको चेक कर सकते हैं, अंतिम सरकार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो 14 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष है बच्चे, इसलिए नवीन सर ने 14 लिखवाए हैं। अगर केवल सदस्य पूछेगा तो 14 और कुल सदस्य पूछेगा तो 15, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, 15 होगा बेटा। अब आइए यहां पर संविधान सभा का निर्माण। तो यहाँ पे इन्होंने बोला इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन कैसे होंगे, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। तो क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के लिए किस तरीके के इलेक्शन हुए थे, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे।
ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि एक प्रतिनिधि, प्रतिनिधि को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। बताओ तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है? इन्होंने बोला कि एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के बराबर होगा? 10 लाख, 10 लाख पॉपुलेशन, 10 लाख जनसंख्या के बराबर, 10 लाख पॉपुलेशन, यानी एक प्रतिनिधि की वैल्यू कितनी होगी? 10 लाख की जनसंख्या के बराबर। अब आपका एक क्वेश्चन मुझसे ये आना चाहिए कि मैम जब यहां इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, जब यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा तो वोटिंग कौन करेगा? यहां मतदाता कौन होगा? ये भी तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है। तो बिल्कुल आना चाहिए। यहां पे बच्चा जो मतदाता होंगे, जो वोटर्स होंगे, वो कौन होंगे? तो आप कहेंगे प्रांतों के विधानसभा सदस्य, प्रांतों के विधानसभा के सदस्य, यानी एमएलएज ऑफ प्रोविंस, एमएलएज ऑफ प्रोविंस। क्योंकि बेटा एमपी तो है नहीं, क्योंकि अभी संसद तो बनी नहीं है। संसद कब बनेगी? संसद बनेगी 1951 से 52 के बीच में। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे। आपने बताया था कि प्रांत तो इस समय है, आपने बताया था मैम 1937 में 11 प्रांतों में इलेक्शन हुए थे। तो प्रांत तो है, प्रांत तो हमारे पास है। तो प्रांतों के जो एमएलए हैं वो हमारे संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। अब मैम इलेक्शन तो सीटों पर होते हैं, तो सीटें कितनी होंगी? तो एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या पर होगा। इस हिसाब से उस समय देखिएगा सीटों की संख्या क्या निकली, सीटों की संख्या, यानी आप लिखेंगे नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी बच्चा? 389। कितनी सीटें निकली इस जनसंख्या के हिसाब से? 389 टोटल भारत में। और उस समय का जो भारत था वो कैसा भारत था? तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अगेन बता दूंगी। अब ये जो 389 सीटें हैं प्यारे बच्चों, इनका फिर किया जाएगा विभाजन, इनका होगा मैम डिवीजन। कैसे? जैसे लोकसभा की सीटों का होता है। आज के समय अगर लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन होता है, लेकिन उस समय राज्य नहीं थे, उस समय केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे। तो उस समय क्या था? तो मैंने आपको बताना था कि उस समय पर बेटा आपके राज्यों की जगह पर ब्रिटिश प्रांत थे, और ब्रिटिश प्रांत को जो सीटें दी गई, ब्रिटिश प्रोविंस को जो सीटें दी गई वहां की जनसंख्या के हिसाब से, वो दी गई थी 292। कितनी? 292। और एक हुआ करते थे बच्चा चीफ कमिश्नरी प्रांत, जैसे आज होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यानी चीफ कमिश्नरी प्रोविंस। और इनको दी गई थी 4 सीट। कौन कौन से थे ये 4? तो एक बेटा जी दिल्ली था, ठीक है, एक आपका अजमेर मारवाड़ था, एक आपका कुर्ग था, और एक बेटा बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान। ये 4 आपके उस समय पर चीफ कमिश्नरी प्रांत थे,
चीफ कमिश्नरी प्रांत जिन्हें आज आप कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ये पहले का भारत है, आज के भारत की बात मत करना अभी, क्योंकि आज का भारत अभी पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक। और तीसरे लोग कौन थे जो आपने तीसरा निशान लगाया है? तो यहां थे बेटा आपके, यहां पे थी देसी रियासतें जिन्हें आप कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। और इनको दी गई थी 93 सीट, 93 सीट्स इनको दी गई, ठीक है। हम 93 सीट दे दी, इनको कहा कि भैया तुम्हारी जनसंख्या के हिसाब से इस तरीके से इलेक्शन होंगे। लेकिन यहां कौन शासन कर रहा है? राजा। राजा कह रहे हम नहीं करेंगे, हमें कोई संविधान सभा नहीं चाहिए, हमें कोई संविधान भी नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हम स्वतंत्र रहेंगे। यानी ये लोग क्या कहेंगे कि हम इलेक्शन को नहीं मानेंगे, हम इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। तो आप यहां पर नोट डालकर, एक बड़ा शानदार लाइन में लिखने जा रही हूं, नोट डालकर लिखेंगे, लिखिएगा निर्वाचन संविधान सभा के निर्वाचन से पहले, संविधान सभा के निर्वाचन से पहले, निर्वाचन से पहले देसी रियासतों ने, देसी रियासतों ने निर्वाचन का बहिष्कार किया। निर्वाचन का बहिष्कार मतलब बायकॉट द इलेक्शन, बहिष्कार किया, बायकॉट द इलेक्शन। क्यों? हमें आजाद रहना है। तो बेटा ये 93 सीट क्या हो गई? खत्म। इन्होंने कहा हम भाग ही नहीं लेंगे, हमारी मर्जी है भैया, हम नहीं ले रहे, हमें नहीं लेना भाग, हम आजाद रहेंगे, हम अपना शासन खुद करेंगे, हमें कोई संविधान सभा संविधान नहीं चाहिए। अब भैया ये तो मना करने लग गए। अब जब ये मना करने लग गए तो भैया संविधान सभा तो बनानी है, तो मांग कर रहे हो 1895 से। तो इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर ये लोग अगर भाग नहीं लेंगे तो हम इन सीटों पर ही इलेक्शन करवाएंगे, हम केवल इन 2 जगह की सीटों पर ही इलेक्शन कराएंगे। तो बता दो बेटा मुझे, इतना तुम्हें समझ आ गया होगा कि अब कितनी सीट पर इलेक्शन होंगे, बताओ टोटल। क्योंकि देसी रियासतें तो बाइकॉट कर चुकी हैं, मना कर चुकी हैं, हम नहीं लेंगे अपना इलेक्शन में भाग, हमें नहीं है इस मतलब इस इलेक्शन से। तो बताइए मुझे कि कितनी सीटों पर इलेक्शन होने चाहिए फिर आपके हिसाब से, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से बेटा, फटाफट बताइए। मैन्युअल अहमद जी, जितने भी आपके वर्ड्स हैं टफ वर्ड सब इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो कितने बोले कि भैया 296 में ही आ जाएंगे, ठीक है। कहां आ जाएंगे? तो आप कहोगे कि 296 पे। देखो तुम ही आंसर कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें बताया नहीं। तो क्या होगा? 296 सीट जो है इन पर ही क्या हुए? आप कहेंगे कि मैम इन पर ही जुलाई अगस्त 1946 में निर्वाचन यानी इलेक्शन, निर्वाचन संपन्न कराए गए, यानी कंडक्ट द इलेक्शन, निर्वाचन संपन्न कराए गए।
अब भाई यहां पर जब निर्वाचन संपन्न होते हैं, जैसे अभी दिल्ली में हुए हैं, तो इलेक्शन के बाद क्या आता है? इलेक्शन के बाद मैम रिजल्ट आता है, मैम परिणाम आता है। तो किसका परिणाम देखेंगे अब हम? निर्वाचन का परिणाम, निर्वाचन का परिणाम, रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, कि भाई 296 में से कितनी सीटें किसको मिली हैं। तो रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। अब मुस्लिम लीग बड़ी खुश थी, है ना, लेकिन अब रोएगी। क्यों रोएगी? क्योंकि इलेक्शन भैया हारेगी, कांग्रेस जीत जाएगी, उसके पास ज्यादा सीट होंगी। तो मैं मुस्लिम लीग ने फिर भाग ही क्यों लिया था? वो भी मना कर देती देसी रियासतों की तरह। अब मुस्लिम लीग ने भाग इसलिए लिया था, इलेक्शन में अगर मैं जीतूंगी तो अपने हिसाब से संविधान बनाऊंगी। लेकिन उसकी सारी जो उम्मीदें थी वो डूबती नजर आ रही हैं, क्योंकि निर्वाचन का परिणाम कुछ ऐसा हुआ कि 208 जो सीट है वो किसको मिल गई? तो वो मिल गई मैम आईएनसी को। ठीक है, 73 सीट किसको मिली? मुस्लिम लीग को। अब बताओ, मुस्लिम लीग के पेट में दर्द होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो सोच रही थी कि संविधान अपने हिसाब से बनवाऊंगी, लेकिन संविधान तो अब आईएनसी के हिसाब से बनेगा। 93 सीटों का कुछ नहीं हुआ अमन सिंह जी, उन पे इलेक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि उन लोगों ने मना कर दिया हम भाग ही नहीं लेंगे, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मना कर दिया कि भाई हम नहीं लेंगे भाग। अब यहां से मैं आपसे बात करूं बच्चे आगे, तो अब कितनी सीटें बची? तो मैम अब बची यहां पर 15 सीट। तो देखो 15 सीट्स का क्या हुआ, ये किसके पास गई? तो 15 सीट में से बेटा 8 और 7 में डिवीजन करना है। 8 चली गई स्मॉल ग्रुप्स को, यानी जो छोटी छोटी पार्टियां थी, स्मॉल ग्रुप्स यानी कि छोटे समूहों को। नहीं, वो तो 7 गई थी, यहां लिखना निर्दलीय सदस्यों को। आप बताइए बेटा निर्दलीय सदस्य किसको कहते हैं? निर्दलीय सदस्यों को गई, मतलब इंडिपेंडेंट मेंबर्स। इंडिपेंडेंट मेंबर्स को कितनी सीटें मिली? 8, और 7 सीटें मिली आपके छोटे समूहों को, मतलब जो छोटी छोटी पार्टी थी। यानी आप कह सकते हो कि स्मॉल ग्रुप्स को, यानी आप कह सकते हो किसको मिली? स्मॉल ग्रुप्स को। ठीक है, छोटे समूहों को मिली, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। तो बेटा ये कितने लोगों को मिली? तो आप कहोगे कि मैम 8 सीटें निर्दलीय सदस्यों को और 7 छोटे समूहों को। अब मैम ये छोटी पार्टी कौन सी थी? मैम ये छोटी पार्टी कौन सी थी, ये भी तो पता होना चाहिए। तो आप कहोगे कि जो छोटी छोटी पार्टियां थी वो ऐसी पार्टियां थी कि भैया एक एक सीटें उनको मिल गई थी। ठीक है, किस किस को मेरी आवाज सही से नहीं आ रही है? इंडिपेंडेंट मेंबर का मतलब क्या होता है? सुनिए पहले, इंडिपेंडेंट मेंबर का मतलब होता है बच्चे, जो सदस्य किसी पार्टी से नहीं होते, जो अपने बल पर खड़े होते हैं, जो जनता की पसंद होते हैं, वो किसी पार्टी से नहीं होते। वो उनका संबंध किसी पार्टी से नहीं होता, बल्कि अपने दम पर जनता की पसंद पर अपनी मर्जी से खड़े होते हैं। ऐसे सदस्यों को हम निर्दलीय सदस्य कहते हैं। अब वो छोटी छोटी पार्टी कौन सी थी? 7। तो पहली पार्टी थी यूनियनिस्ट, यूनियनिस्ट पार्टी थी। कितनी मिली इसको? 1 सीट। ठीक है, यूनियनिस्ट को एक थी आपकी यूनियनिस्ट मुस्लिम,
यूनियनिस्ट मुस्लिम, एक सीट मिली थी। एक थी बेटा यूनियनिस्ट शेड्यूल, इसको भी एक सीट मिली थी। ठीक है, यूनियनिस्ट शेड्यूल, अच्छा पूरा लिखेगा, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, एक सीट मिली थी। ठीक है, और आपकी कितनी हो गई, 3। एक लिखिएगा कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, इसको भी बेटा एक सीट मिली थी, कृषक प्रजा पार्टी। ठीक है, उसके बाद एक लिखिएगा अनुसूचित जाति संघ, अनुसूचित जाति संघ यानी एससी यूनियन, इनको भी एक ही सीट मिली थी, 5 हो गई। एक लिखिएगा सिख गैर कांग्रेसी, एक लिखिएगा सिख जो कि गैर कांग्रेसी थे, सिख लिखिएगा गैर कांग्रेसी यानी कि नॉन कांग्रेस, ऐसे सिख जो नॉन कांग्रेस थे, नॉन कांग्रेस, इनको भी मिली थी एक। और एक थे प्यारे बच्चे साम्यवादी, इनको भी मिली थी एक। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपकी 7 ऐसी साम्यवादी आपकी ऐसी, ये देखो आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, नंबरिंग भी कर दी है मैंने। ठीक है मैम, हमने रफ्तार से पॉलिटी पढ़ा है तो क्या यहां से भी पढ़े, आपकी मर्जी है बेटा। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो यहां से पढ़ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी रिवीजन आपकी सारी चीजें बेस्ट हैं तो आप अपना फिर और किसी विषय पर ध्यान दीजिए। ठीक है, हाँ बेटा, ये मौसम ही ऐसा चल रहा है कि सारे टीचर ना चाहते हुए भी बीमार पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आने के बाद में कौन दुखी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कौन दुखी है रिजल्ट आने के बाद में। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों से चाहिए कि इसका रिजल्ट आने के बाद सबसे ज्यादा दुख किसको है। जब कोई भी चीज हमारी पसंद की नहीं होती तो हम क्या कहते हैं, हम नहीं खाएंगे, हमें नहीं खाना, हम यही कहते हैं ना। अब मुस्लिम लीग की तो पसंद की बात हुई नहीं भाई, वो तो इलेक्शन में हार गई, कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल गई, तो मुस्लिम लीग क्या कहेगी, मैं इस चुनाव को नहीं मानती, मैं इस चुनाव को नहीं मानती हूं। मुस्लिम लीग बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया कि मैम अब यहां पर मुस्लिम लीग जो है वो करेगी परेशान। तो लिखिएगा मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। क्या कहा मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग ने निर्वाचनों का बहिष्कार किया, निर्वाचन का बहिष्कार। कैसे लिख सकते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचन का बहिष्कार किया गया। लिखिएगा बायकॉट, बायकॉट ऑफ द इलेक्शन बाय द मुस्लिम लीग। कि मैं नहीं मानती, हाँ भैया तुम मानो या ना मानो, संविधान सभा तो बनेगी, तुम इसलिए नहीं मान रहे कि तुम्हारे मन की नहीं हुई, इसलिए तुम नहीं मान रहे। अब तुम नहीं मान रहे तो मत मानो, नहीं मानोगे फिर भी क्या हो गया बेटा, फिर भी हो गया संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन।
फॉर्म्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन कौन बच्चा बताएगा कि कब हुआ था? फॉर्म्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन कौन बच्चा बताएगा कि भाई कब हुआ था आपकी संविधान सभा का गठन? जल्दी से। ठीक है, और आपसे यहां से दो प्रश्न बनते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में बन भी चुके हैं। संविधान सभा की मांग यानी डिमांड जो की थी आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया? सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया? क्लास के अंदर बता चुकी हूं। फर्स्ट आपका कौन था जिसने इसे एक्सेप्ट किया, और सेकंड क्वेश्चन, इसे व्यावहारिक रूप किसने दिया? व्यावहारिक रूप। ये दो प्रश्न बनते हैं। कब हुआ था? गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को आपकी संविधान सभा बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है, और अब बन चुकी है तो अब ये संविधान निर्माण का काम भी शुरू करेगी। संविधान की मांग, संविधान सभा की मांग को सर्वप्रथम स्वीकार कर लिया था क्रिप्स मिशन ने, लेकिन क्रिप्स मिशन के पास इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी कि इसको व्यावहारिक रूप कैसे दिया जाए। और आप इसे यहां पे व्यावहारिक रूप या फिर कह सकते हैं कि गठन, गठन किस मिशन के अनुसार, व्यावहारिक रूप या गठन किस मिशन के अनुसार। तो बेटा गठन या व्यावहारिक रूप देने वाला है इसको, आपने अभी अभी पढ़ा है, कैबिनेट मिशन। ये दोनों क्वेश्चन के डिफरेंसेस याद रखना, एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। अगर व्यावहारिक रूप या गठन पूछा जाएगा तो कैबिनेट मिशन, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट एक्सेप्टेंस तो क्रिप्स मिशन। दोनों का आंसर आपको आना चाहिए। तो ये बन गई आपकी संविधान सभा। अब इस संविधान सभा में क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनाता है एग्जामिनर, और उसने कई पेपर में बना दिया है, तो रेलवे में भी कभी भी आ सकता है। अब देखिए, ये जो आपकी संविधान सभा है, बेटा ध्यान से सुनना, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बात अभी खत्म नहीं हुई है इसलिए आपको ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें एंग्लो इंडियन कौन था? एंग्लो इंडियन, तो आप कहेंगे वो थे फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी, एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय, हिंदी में कहेंगे आंग्ल भारतीय। एंग्लो इंडियन किस किस को नहीं पता है? फ्रैंक एंथनी थे। ठीक है, उसके बाद में प्यारे बच्चे इसमें पारसी की तरफ से कौन था? पारसियों की तरफ से तो पर्शियन थे इसमें पीएच मोदी। पीएच मोदी जी इसमें पर्शियन मेंबर थे, पीएच मोदी जी। ठीक है, उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बेटा कि इसमें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिलाएं कितनी थी? महिलाएं यानी फीमेल्स, तो फीमेल्स थी बेटा इसमें 15। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एससी कितने थे? 26, और एसटी कितने थे? 33। ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं।
हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई। सिर्फ फैक्ट है कि एंग्लो इंडियन कौन था, पर्शियन कौन था, महिलाएं कितनी थी, एससी कितने थे, एसटी कितने थे, ये सब जो आपसे पूछा जाता है वो मैंने आपको बताया है। कुल महिलाएं बेटा 15 है। ठीक है, अब एक और बात मेरी सुनिएगा, एक बात सुनिएगा। एक क्वेश्चन आता है अंबेडकर साहब से, और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अंबेडकर साहब का चुनाव किसके अंदर हुआ था? संविधान सभा में। संविधान सभा में। इलेक्शन ऑफ अंबेडकर साहब इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये बेटा क्वेश्चन क्या बनेगा कि कहां से हुआ, प्रथम बार कहां से, फर्स्ट टाइम। और फिर पूछेगा कि सेकेंड टाइम कहां से हुआ। तो मैम इनका 2 बार क्यों हुआ? आपने तो बताया इलेक्शन तो केवल एक ही बार हुआ है। एसटी का मतलब नहीं पता बेटा? एसटी का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, और इसका मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, यानी अनुसूचित जाति। बेटा मुस्लिम महिला कौन थी सब बताऊंगी, महिलाओं की लिस्ट दूंगी, अभी बात खत्म नहीं हुई है ना। मेरी बात सुनिए पहले ध्यान से, ये खत्म होना चाहिए आज। तो आप कहेंगे कि अंबेडकर जी का जो चुनाव हुआ संविधान सभा में, वो पहली बार हुआ था मैम ईस्ट बंगाल में, ईस्ट बंगाल से हुआ था। और जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो भारत का विभाजन नहीं हुआ था, पूर्वी बंगाल से हुआ था। लेकिन आपको मैं बता दूं बेटा कि जब 15 अगस्त 1947 क्या हुआ था? विभाजन। और विभाजन के तहत क्या हुआ था? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण, पाकिस्तान बन गया था। और ये पूर्वी बंगाल कहां चला गया? इस पाकिस्तान में। पूर्वी बंगाल कहां चला गया? पाकिस्तान में। अब भैया अंबेडकर जी कहां से रहेंगे? और अंबेडकर जी का संविधान सभा में रहना बड़ा जरूरी है। क्यों मैम? क्योंकि पूरी की पूरी जितनी भी आपकी लोअर कास्ट थी, सबका रिप्रेजेंटेशन करने वाले अकेले व्यक्ति थे। और अगर ये संविधान सभा में नहीं रहते तो हो सकता है एक और पाकिस्तान बन जाता। और ये बात आईएनसी अच्छे से जानती थी। अब आईएनसी ने क्या किया फिर मैम? तो प्यारे बच्चे, आईएनसी ने एक व्यक्ति हैं, आपने इनका नाम मेरे मुंह से पहले भी सुना है, डॉक्टर एम.आर. जयकर। जिन बच्चों ने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी है उन्होंने नाम सुना होगा। तो डॉक्टर एम.आर. जयकर ये कहां से संविधान सभा के सदस्य थे? ये थे आपके पुणे सीट से। लिखिएगा, मुंबई प्रेसिडेंसी थी, मुंबई प्रेसिडेंसी यानी मुंबई प्रांत की पुणे सीट से, पुणे सीट से सदस्य थे, मेंबर थे। तो इनको आईएनसी ने क्या कहा कि भैया आप क्या कर दो, आप हमारी समस्या का समाधान आप ही कर सकते हो जयकर साहब, और आपसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दे दो त्याग पत्र।
आप दे दो भैया रिजाइन। एम आर जयकर साहब को सारी कंडीशन बताई गई, तो इन्होंने क्या कर दिया, एम आर जयकर साहब ने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र दे दिया। और जैसे ही इन्होंने रिजाइन दिया तो यहां पे किस सीट पे थे ये, पुणे सीट पर। तो अब क्या हुआ, आप कहेंगे पुणे सीट पर मैम उपचुनाव होगा। जो पुणे सीट है उस पर कराया गया उपचुनाव। उपचुनाव को बेटा कहते हैं इंग्लिश में बाय इलेक्शन। और बाय इलेक्शन जब भी किसी सदस्य की मृत्यु होती है या कोई सदस्य त्यागपत्र देता है, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो आप कहोगे कि उपचुनाव बाय इलेक्शन कराया गया और यहां से कौन आए, अंबेडकर साहब चुने गए। अंबेडकर साहब चुने गए। तो अब आपसे मैं पूछूं, पहली बार तो मैम ईस्ट बंगाल और दूसरी बार तो पुणे सीट। ये सब आपसे यहां पूछा जाता है, ये सब पूछा जाता है। तो अंबेडकर जी से प्रश्न आता है किसने त्यागपत्र दिया, कहां से पहली बार चुने गए, कहां से दूसरी बार चुने गए और किसके त्यागपत्र देने के बाद चुने गए। ठीक है। और अब आप एक हेडिंग देंगे जो मैं कल शुरू करूंगी, संविधान का निर्माण। यहां से हम पढ़ेंगे कल, और जितना मैंने पढ़ाया है इसका कराऊंगी कल रिवीजन। तो पूरा पढ़ के आना, रिवीजन करके आना, क्योंकि आते ही मैं सबसे पहले प्रश्न पूछने का कार्यक्रम शुरू करूंगी और प्रश्न वही कर पाएगा जो रिवीजन करेगा। तो आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हमेशा खुश रहे।